स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। अभी तो रात ही हो रखी है, वो चांद निकला हुआ और होने वाला होगा शायद दिन 5:30 हो चुके सुबह के। हमारी यहाँ से 8 बजे की फ़्लाइट है, कहाँ की, अगले देश के लिए, निजर से बुर्किना फासो की कैपिटल ओगादुगू की। ओगादुगू ही कहते हैं शायद, ओगादुगू। बहुत सारे लोग आ जाते हैं करेक्ट करने, तो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं होती भाई। गोरा मेरा नाम गलत लेगा तो मैं उसको छोड़ने कहूँगा गलत ले रहा है, वो ले ही नहीं पाएगा। तो ओगादुगू की फ़्लाइट है, टैक्सी अपनी आ चुकी है, चलते हैं। चलो भाई, ये आ गई टैक्सी, 7,000 लेगा ये बंदा। लो भाई, ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट इंटरनेशनल दियोरी हमानी, और नियामे का एयरपोर्ट है। चलो अंदर चलते हैं भाई। कल रात को हमारा प्लान था लोकल टैक्सी लेके आएंगे, पर होटल वाला बोला इतनी सुबह सुबह लोकल टैक्सी चलती नहीं है। तो हमने उसको बोला था ठीक है हम बता देंगे तेरे को, फिर उसको लगा कि मंगा देना, तो उसने मंगाई दी थी। तो सुबह 5 बजे फ़ोन आ गया, टैक्सी वाला आ गया। हमने कहा भाई 5:30 आएंगे हम, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाना। 7,000 फ्रैंक में ये टैक्सी वाला हमको यहाँ छोड़ के गया है। थोड़े महंगे हैं इस देश के हिसाब से, पर इस देश का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगा है। अपनी पूरी अफ्रीका ट्रैवल्स में वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है ये। मतलब छोटा सा है और सारी फैसिलिटियाँ हैं। जो यहाँ पे गाड़ी लेके आया बंदा अंदर, उसमें भी ऑटोमेटिक स्लिप बाहर निकल के आई, उसकी कोई बंदा नहीं बैठा था पार्किंग के लिए। चलो अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं भाई। वहाँ पे है डायनासोर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कंकाल रखा है। यहाँ पे चेक इन चल रहा है। हमारी आज फ़्लाइट ए स्काई से है, और ये देखो भाई हमारी है ओगादुगू वाली KP047 ए स्काई एयरलाइन। चलो चेक इन में चलते हैं भाई। आपको याद होगा कल पाजी ने लिया था बोतल ओपनर, जो मैंने वीडियो में दिखाया था, और मैंने लिया था वो पाइनएप्पल जिसमें पोस्टर्स थे कैमरून में। अब यहाँ पे बोले सिक्योरिटी वाले कि इसको आपको चेक इन करना पड़ेगा। अबे कैसे कर दे भाई हम चेक इन? अब कहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थैली में डाल के चेक इन कर देंगे। पहुँचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमने तो कर दिया चेक इन। बैग कितना भी छोटा हो सकता है, बड़े भी लिमिट होती है, मिनिमम पे कोई लिमिट नहीं होती भाई। ये दोनों बंदे देखो, ये मिलिट्री से लग रहे हैं, और कितने छोटे छोटे हैं ये। तो पाजी एक बात कह रहे थे, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। भाई ये बहुत सारा सामान इन्होंने निकलवा दिया हमारा। अब इसको दे के आऊँगा मैं थैले को, एयरलाइन करे चेक इन। अरे फालतू के रूल हैं यार एयरपोर्ट के, अब आपको घेरोता रहता है। कह रहे हैं पाजी का ना चम्मच निकलवा दिया, चम्मच, और कह रहे हैं डेंजरस है। ठीक है, अब सोचो भाई, एयरलाइन में आपको खाना खाने के लिए एमिरेट्स वगैरह में ना लोहे के चम्मच देते हैं, टर्किश में भी चम्मच क्या फोर्क भी देते हैं। ठीक है, वो डेंजरस नहीं है भाई। देख लो यार, ये फिर होता है कॉमन सेंस। लो भाई, सॉल्यूशन ये निकला कि इसको हमको रैप कराना पड़ा यहाँ पे मशीनों में, और ये 2,000 सिफा का पड़ा। ये बैग सा बना दिया। अब ठीक है भाई, इसको ना ऐसे ही रखेंगे हम जब तक अब इंडिया नहीं पहुँच जाता ये। अब मैं लाइन में नहीं लगूँगा, वैसे ही जाऊँगा आगे। यहाँ से चलते हैं भाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पहली बार रैप कराया है 136वीं कंट्री में। वो भी हमको मतलब चीज़ें पसंद थी तो हमने करा दिया। ये छोटी मोटी कोई चीज़ होती तो हम छोड़ देते, पर यार थी ये, मतलब ये मान लो 20 से 1,000 सिफा से ज़्यादा की चीज़ें, तो हमने कहा करा देते हैं, कोई नहीं। अब इंडिया तक इसको ऐसे ही ले जाएंगे भाई। टाइम ही नहीं मिला डायनासोर दिखाने का, यहीं से देख लो आप भाई। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। भाई क्या ख़तरनाक ड्यूटी फ्री बना रखा है, वन ऑफ द बेस्ट इन अफ्रीका है भाई। ये वही है, बाहर के देशों से इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। ये शायद टर्किश कंपनी ने बनाया है एयरपोर्ट, तो मस्त बना दिया यार बिल्कुल ही। कहाँ है, कौन से गेट पे पाजी कहाँ बैठे हैं? ये खड़ा भाई अपना प्लेन ए स्काई का। ये है भाई टोगो की कंपनी है। सोचो, इस छोटे से देश ने, टोगो ने, ऐसी कंपनी चला रखी है। ये मान लो अगर आप अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन का नाम लोगे ना, तो इथोपियन आती है, फिर शायद इजिप्ट आती है, रॉयल एयर मोरक्को भी आती है। ए स्काई वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन है पूरे अफ्रीका में। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इन लोगों की, और लोमे की फ़्लाइट है ये, लोमे की कंपनी। लोमे मतलब टोगो की कंपनी। टोगो इतना सा देश है, उसकी कंपनी है भाई ए स्काई। तो ये फ़्लाइट भाई हमको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी है। यहाँ से ओगादुगू की फ़्लाइट हमारी होगी मुश्किल से, मतलब टाइम के हिसाब से 1 घंटा है। 8:10 पे यहाँ से उड़ेगी 20 मिनट पे, और वहाँ पे 8:10 पे लैंड हो जाएगी। क्योंकि ओगादुगू 1 घंटा पीछे चलता है, और 1 ही घंटे की फ़्लाइट है। हवा में रहेगी कुछ मान लो 35 से 40 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये पता है आपको कितने की पड़ी हमको?
36,000 रुपये की टिकट तो भाई 18,000 की, 18,000 टैक्सीज हैं। ये भाई देख लो अफ्रीका का है ये कि टैक्सीज इतने लगाओ, टिकट इतनी महंगी कर दो। और यहाँ से भाई बाय रोड भी आप ओगादुगु जा सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर। तो आप लोग सोचोगे कि भाई मैंने 500 किलोमीटर जाने के लिए $500 की फ़्लाइट क्यों कराई? क्योंकि वो रोड सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, लोकल्स भी नहीं जाते उस रोड से। तो हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, कोई ट्रैवलर भी नहीं जाता। अगर आपको फिर जाना है तो फिर नियामे से आपको पहले बेनिन में एंटर करना पड़ेगा, बेनिन से टोगो में, टोगो से आपको ओगादुगु। लगभग 70 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। आपको ऐसे करके 3-4 देशों के वीज़ा चाहिए होंगे आपको। बेनिन का लेना पड़ेगा, टोगो का लेना पड़ेगा, उनके खर्चे अलग। तो हम परेशान नहीं होना चाहते तो हमने फ़्लाइट ले ली, 36,000 रुपये की पड़ी है। तो भाई आज हमारा प्लान क्या है कि हम ओगादुगु लैंड होएंगे और वहाँ से सीधी हम बस पकड़ेंगे और हम बोबो दिलासो चले जाएंगे। बोबो दिलासो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बुर्किना फासो की। ओगादुगु फर्स्ट लार्जेस्ट है। ओगादुगु कैपिटल है। बोबो दिलासो थोड़ा मतलब माली के साइड है। लगभग ये मान लो 350 किलोमीटर है, पर हमारे सुनने में आया रोड बहुत अच्छी है और लगभग 5.5 घंटे में आप वहाँ पे बोबो दिलासो ओगादुगु से पहुँच जाओगे बस लेकर। क्योंकि वो आपको आगे वाली वीडियो में पता चलेगा कि हम डायरेक्टली बोबो दिलासो क्यों जा रहे हैं। फिर अगले दिन वापस आएंगे, फिर ओगादुगु से एक और जगह जाना है हमको। तो बुर्किना फासो मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इस ट्रिप में हमारे लिए। और देखते हैं भाई। दिन की शुरुआत में कहूँगा ठीक है। अब लोग कहेंगे भाई तू कंप्लेंट कर रहा है इस छोटी सी बात के, पाजी का पता चम्मच निकाल दिया, चम्मच और गिलास निकाल दिया एक स्टील का। अरे भाई कह रहे, और मेरे पाइनएप्पल को कह रहे भाई डेंजरस है। अरे भाई एमिरेट्स, इतिहाद, इथोपियन और भी बहुत सारी एयरलाइन है जो स्टील के चम्मच देती हैं। सोचो, स्टील के लोहे के चम्मच, चाकू और फोर्क देती है एयरलाइंस खाने के लिए। और आप कहोगे भाई वो तो जो एयर होस्टेस होती है खाने के बाद वापस ले जाती है। आधे से ज़्यादा चम्मच ना नीचे पड़े होते हैं। जब आप करो ना किसी लंबी फ़्लाइट में ट्रैवल, आप देखना 19 घंटे बाद आधे से ज़्यादा चम्मच नीचे पड़े होंगे, फोर्क नीचे पड़े होंगे। वो फ़्लाइट क्लीन बाद में होती है। तो कोई एक फ़ोर्क चुराने में उनमें क्या जा रहा है, और किसी की हत्या करनी होगी किसी को तो उस फोर्क चाकू चम्मच से कर लेगा यार। वो चम्मच निकलवाने का क्या सेंस था? अब इस चीज़ का आप मेरे को सेंस बता देना कि यहाँ पे चम्मच निकलवाने का क्या सेंस था। कोई प्रूव नहीं कर पाएगा, पर मेरे को सब लोग आगे लिखते हैं कंप्लेंट कर रहा है। या आप लोगों के लिए करता हूँ मैं कि ये देखो जी कि दुनिया ऐसे बन चुकी है, ये रूल्स बना दिए गए हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो नहीं करेंगे तो फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पाते या फिर अपना सामान छोड़ दो। दुनिया ऐसे चल रही है, ऐसे ही चलेगी। भाई ये देखो छोटे छोटे सोल्जर्स आ गए, यहाँ पे अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग चल रही है। पाजी इनको देख के पता क्या बोल रहे थे कि भाई वो गाना याद आ गया, नन्हे मुन्ने राही हैं देश के सिपाही हैं। ये पता नहीं होंगे किसी स्कूल में यार। इस सिपाही के लिए तो काफ़ी छोटे लग रहे हैं एज में यार। मेरे को 15-15 साल के लग रहे हैं ये। चलो पाजी तो अलर्ट गए हैं, बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई, उनका वेट करते हैं, फिर चलते हैं फ़्लाइट में। चलो भाई चलते हैं। वाह भाई वाह, वहाँ से बस यहाँ पे ले आए, बस 50 मीटर हम चल के ही आ जाते। चलो भाई चलते हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी फ़्लाइट पर आवर के हिसाब से। भाई बिल्कुल खाली पड़ा है प्लेन, बिल्कुल खाली, कोई नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो बच्चे, ये क्या कर रहे हो? ये अपने आप ही हो रही है। मेरे ऊपर इतनी रिक्लाइन है तो आज बिजनेस क्लास बना दी इन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ भाई पर कैपिटा यहाँ पे देशों में $700 है एक फ़्लाइट, वो भी आधे घंटे की $500 की क्यों लेंगे? तो ये जाते हैं लंबे रूट से भाई, बेनिन टोगो से होते हुए ओगादुगु जो सेफ़ वाला रास्ता है, लगाते हैं भाई अपने 3-4 दिन पहुँचने में। वहाँ पे रोडें बहुत गंदी हैं पर पहुँचने में लगते हैं भाई 2-3-4 दिन लग जाते होंगे। 2-3 तो पक्का ही लगते होंगे, क्योंकि उससे घूम के जाओगे तो ये मान लो आपके कम से कम 1500 किलोमीटर तो पड़ जाएंगे। 500 तो डायरेक्ट है। तो लोग सोचते हैं भाई और क्या, हम $50-60 में पहुंच जाएंगे ऐसे जाके। कौन $500 देगा यार? गरीबी तो है, इसलिए तो यहाँ पे फ़्लाइट पूरी खाली है भाई। ये मान लो मुश्किल से 25 बंदे होंगे यार, और ये कैपिटल टू कैपिटल फ़्लाइट चल रही है ये। भाई एप्पल जूस आया है, और एप्पल जूस जब तक मेरे गले से उतरेगा ना हम लैंड कर जाएंगे।
ऑलरेडी हम बुर्किना फासो में एंटर कर चुके हैं और ये मान लो आधे से ज़्यादा रास्ता कवर ऑलरेडी हो चुका है। ये गिरेगा ये भाई, अच्छी सर्विस है मतलब ये स्काई वालों की। ये इतनी छोटी फ्लाइट में भी ये थोड़ा पीने खाने का तो दे ही रहे हैं। भाई एग्जैक्टली हमको 43 मिनट्स लगे भाई यहाँ पे लैंड होने में, उड़ने के बाद नियामे से 43 मिनट्स। तो अभी टाइम हो रहा है, ये बुर्किना फासो 1 घंटा पीछे हो गया नियामे से। मतलब ये मान लो हम जल्दी लैंड हो गए, 8:35 पे वहाँ से उड़े थे, 8:16-17 पे यहाँ लैंड हो गए। अब हो रहा है 8:30 और 10:30 बजे यहाँ से बस चलेगी जो कि जाते ओगादुगु से बोबो दिलासो। 2 घंटे का समय हमारे पास, इमिग्रेशन वगैरह सब पार वार करके और टैक्सी लेके बस ट्रांसपोर्ट के ऑफिस तक जाने का और वहाँ से बस लेके बोबो दिलासो निकलने का। 10:30 बजे वाली बस नहीं मिली, फिर जाती है 12:30 बजे। चलती बहुत सारी बसें हैं पर हम सोच रहे हैं 10:30 वाली मिल जाए तो सही है। चलो भाई उतरते हैं बुर्किना फासो के एयरपोर्ट पे। लो भाई अपना बैगेज आ गया, ये रहा। चलो लो भाई यहाँ पे हम बैठे हैं अभी डिपार्चर्स वाले एरिया में, थोड़ी ACC की हवा खा रहे हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है, टैक्सी लेके निकलते हैं। अब हमको जाना है यहाँ से रहीमो ट्रांसपोर्ट। रहीमो ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बड़ी बस कंपनी है बुर्किना फासो में जो अच्छी बसेस चलाती हैं, मतलब AC वाली। रोड्स हमने सुना है काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमने रोड ट्रिप करने का डिसाइड करा है। अगर 350 किलोमीटर वैसी रोड हो कैमरून वाली फिर तो हम नहीं करते, पर हमने सुना है बहुत ही मक्खन रोड है, 5-5.5 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे। चलो भाई चलते हैं, यहाँ से टैक्सी लेते हैं, रहीमो ट्रांसपोर्ट के ऑफिस चलते हैं। भाई यहाँ पे एक्सचेंज का ऑफिस है ना, इसमें हमारे सेंट्रल अफ्रीकन सीफा भी चेंज हो गए 1:1 के रेशो पे। और पाजी करवा के ले आए 1:1 पे चेंज। नहीं कहता सीफा बराबर है, फिर मैंने कहा ठीक है कर दे। फिर पता क्या कहता, ठीक है 1 लाख है लेकिन कहता 5% हम कमीशन लेंगे। अब ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, एक ही बात है। लो भाई अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर, टैक्सी लें। ये निकल गए भाई एयरपोर्ट के बाहर हम और चलते हैं। ये टैक्सी वाला मिल गया, इसने बोला है हमको रहीमो ट्रांसपोर्ट 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर मान लो, 7 किलोमीटर यहाँ से। तो इस बंदे ने मांगे 7 किलोमीटर के 4000, फिर हमने बोला 2000, तो कहता 3000। तो हमने कहा चल भाई चल ले, हमने 2500 भी बोल के देख लिया। बहुत खुश होते वो लाल हाँ, एयरपोर्ट की मतलब है ना, ऐसे हंस के मैंने भी। ओह कैसी टैक्सी है, हरी हरी, ये क्या तोता रंग की आ गई भाई। लो भाई इस टैक्सी वाले ने हमारे साथ एक लड़की भी बिठा ली। ये ऐसे ही चलता है भाई, निकल चुके हैं। लो भाई ये आगे रहीमो ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में, अंदर चलते हैं। हमको जाना है ये वाली सिटी, बोबो दिलासो। चलते हैं चलो भाई। ये देखो यहाँ से हमको लेनी है बोबो दिलासो की बस। सुबह जो चलती है वो बिल्कुल क्लासिक वाली है, मतलब इसमें AC वैसी नहीं होगा, उसकी 7,500 की है। और जो सारी चलती हैं वो अच्छी वाली हैं तो उसकी 9,000 की है। भाई यहाँ से बस देखो आप अबिजान तक जाती है, 37,500 की टिकट है। फिर यामासुगुरो की 32,000 और बाओ के पता नहीं कहाँ पे है उसकी 30,000 की टिकट। चलो अब लेते हैं टिकट भाई। लो भाई यहाँ पे बैठने का भी बना रखा है, पानी वानी भी खरीद सकते हो। सही है, 1 घंटा ही वेट करना है हमको। ये आगे लग गई भाई बस, रहीमो प्रेस्टीज, और फुल्ली AC बस है, पूरी वॉल्वो बस है भाई। ये मतलब वॉल्वो एक कंपनी है, किसी भी बड़ी बस को अच्छी AC वाली को हम वॉल्वो कह देते हैं। जैसे मतलब टूथपेस्ट कोई भी करता है उसको कोलगेट कह देते हो गए, तो ये अच्छी वाली है। ये ले ली भाई टिकट, 9,000 सीफा की पड़ी और बड़ी प्रॉफिटेबल बस है। फिर तो ये पाजी इसमें कितनी सीट होंगी इस बस में? 60 तो होंगी हैं भाई। बस में देखो आप क्या लोड कर दी बस की, उसमें डिग्गी में स्कूटियाँ लोड कर दी भाई। पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सीट नंबर भी दिया है हमको और बस भी अच्छी है। चलो भाजी 60-70 सीट होंगी इसमें, 60 तो मान के चलो। तो 5 लाख सीफा में जा रही है बोबो तक, सोचो कितना हो गया, $800-900 बाइक इसके भी इनके भी था। हाँ
मैंने पहली बार देखा है मतलब। मैं 10 बार ला चुका हूँ अपना बाइक गाँव से। आपके बाइक भी है? मैं थी मतलब जब पहले, अभी भी तो थी आप कह रहे हो। हाँ, वो पर बस में लग के नहीं लाएगा। तो ये भाई ने नंबर दे दिया अपना, ये भाई मिले थे। योर नेम इज़ ब्राइस राइट? ब्राइस। तो भाई मिले थे, बस में यहाँ पे ही काम करते हैं। तो कहते हैं आप वीडियो बना रहे हो यूट्यूब के लिए? मैंने कहा नहीं, अपने मेमोरी के लिए बना रहा हूँ। भाई ने अपना नंबर दे दिया। मैंने कहा एक जगह और जाना है। थैंक यू सो मच ब्रो। आई विल मैसेज यू, मे बी आई नीड ए ड्राइवर टू दैट। या थैंक यू भाई। अफ्रीका में ना या टॉयलेट तो मिल जाएगी, फिर आपको हाथ धोने के ऐसे मिलेंगे। ये टल्लू से आप लेके चले जाओ, लोटे से 50 फ्रैंक था इनका कॉस्ट, मतलब टॉयलेट करने का था। फिर आप इसमें फ्री में धो सकते हो हाथ। चलो भाजी, अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट होगी भाई। भाई टाइम हो गया 10:27 और बोर्डिंग लगभग ख़त्म होने वाली है। हम आखिरी हैं दोनों और गेट भी आगे वाले खोल दिए। टाइम पे चलेगी भाई ये बस, मतलब। लो भाई अभी पता चली हमको ये बस है ही नहीं हमारी, ये वाली है। लो भाई ये आ गए बस में और ये देखो सीटें भाई बिल्कुल लग्जरी, एसी चलने लग रहा है मस्त। चलो भाई वो आगे वाली बस कहीं और जा रही होगी 10:30 बजे, ये वाली कहीं और जा रही है, मतलब ये तो बोबो दिलासू जा रही है, वो कहीं और जा रही होगी। तो वो निकली, फिर हम निकले 10:34 पे यहाँ से हम एग्जैक्टली निकल चुके हैं। लो भाई ये निकल गए रहीमो ट्रांसपोर्ट से 10:30 पे। और ये बस भी खाली है यार, फ्लाइट की तरह। ये सीट खाली हुई, सारी सीटें खाली है। तो भाई ये सबसे सही है कि खाली है बस और टाइम पे चली है, ठीक है। यहाँ से बोबो दिलासू का एग्जैक्ट डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो कहते हैं 360 किलोमीटर 6 घंटे में कवर कर देंगे। 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज तो बहुत सही हो गई यार। अगर कर दिया इन्होंने तो भाई मान जाऊँगा मैं, इनकी बसों को, इनकी रोड को, इनकी सरकार को भी एक तरह से। क्योंकि इन देशों में क्या होता है ना, परेशान बहुत करते हैं, रोक के उतार लेंगे, कॉर्नर देख के उतार लेंगे, पूरी बस को रुकना पड़ता है। तो देखते हैं आज क्या सफ़र रहता है। इससे सस्ती बस में भी आप जा सकते हो, इससे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल होगा। मैं बताता हूँ आपको, 350 किलोमीटर के लिए ना आप 5000 फ्रैंक में भी चले जाओगे यहाँ से। पर फिर वही है, धक्के खाते हुए जाओगे और हमने धक्के इतने खा लिए पहले, अब और नहीं खा सकते। तो हमने ये लग्जरी बस ले ली 9000 फ्रैंक। खैर मैं बताऊँ इंडिया के हिसाब से थोड़ी महंगी है। 9000 फ्रैंक हो जाता है आपका $15 के करीब। 15 नहीं, 15 से भी ज़्यादा हो जाता है भाई, $17 के करीब। तो 1300-1400 की बस की टिकट हो गई है 360 किलोमीटर के लिए। भाई ये देखो, आपने कैमरून की बसें देखी होगी, हमारा बैग इस तरफ से गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बैग रखने की जगह नहीं है। और ये देख लो बुर्किना फासो आते ही ऊपर का सारा सेक्शन खाली है। चलो भाई रिक्लाइन कर ली। स्वागत है आप सभी लोगों का कंट्री नंबर 137 फॉर मी, बुर्किना फासो। भाई 4:10 हो गए और बोबो दिलासू में एंटर कर चुके हैं हम लोग। यहाँ फिल्में चला रखी इन्होंने अपनी अफ्रीकन फिल्में। 15 मिनट में रहीमो के ऑफिस में पहुँच जाएंगे हम। 5 किलोमीटर बचा है, मतलब 4.5। तो टोटल मान लो आप लगा दी इस बस ने 6 घंटे, जो कि काफ़ी अच्छा है। बीच में कहीं नहीं रुकी। बस एक दिक्कत है कि बस में टॉयलेट नहीं है और मेरे को ये मान लो 1 घंटे से तेज़ सुसु आ रखा है भाई, बहुत ही तेज़। अब मैं क्या बोलूँ जाके आके, तो कंट्रोल करके बैठा हूँ, ये दिक्कत है। बस पानी पी लिया, सुसु आया हुआ 1 घंटे से। तो इस बस में वॉशरूम नहीं है, तो करके भी चला था मैं, फिर भी आ गया। लो भाई पहुँच गए बोबो दिलासू बिल्कुल 6 घंटे एग्जैक्ट में। और भाई जल्दी हटो यार, मेरे को जाना है टॉयलेट। लो भाई ये पहुंच गए हम बोबो दिलासू, जो कि है बुर्किना फासो की 2nd लार्जेस्ट सिटी। पहली थी होगा तो यहाँ पे हम आए भाई एक स्पेशल मॉस्क विजिट करने, वो हम कल करेंगे। अभी तो बस स्टेशन है पीछे रहीमो ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से चलते हैं भाई अपने होटल में। एक तरह से मतलब किसी का घर है, उसमें हमको कमरा रेंट देंगे वो, और उसने होटल ही बना रखा है 3-4 कमरों का। तो वो हमको ऑनलाइन मिल गया था, सस्ता है काफ़ी, शायद $26 का है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, चलते हैं भाई। चलो भाई ये टैक्सी मिल गई, 3-3.5 किलोमीटर है और ये हमको लेके जाएगी 2000 फ्रैंक में। ठीक है, हमने ज़्यादा बार्गेनिंग बिठाई नहीं,
वरना 2000 तो बहुत ज़्यादा है बाजी इसके लिए, है ना। 3 किलोमीटर के कितने थे वहाँ पे? ये 100 रुपये 100 में लेके जाएगा, सबको बिठाएगा, एक हमारे लिए थोड़ी जा रहा है, और भी सवारी जो आएंगी शेयरिंग में जा रहा है ये। हैं हाँ, और हमसे 350 रुपये ले रहा है। तो भाई इस बंदे ने 2000 सिक्का लिए हैं, मतलब ये मान लो ये हो गया लगभग $3.5, 85 के रेट के हिसाब से लगा लो आप, 300 रुपये हो गए 3 किलोमीटर के। तो भाई बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, अरे भाई देखो ये फिर पैसों की बात कर रहा है, 300 रुपये के 3 किलोमीटर क्या ही हो गया। मेरे को काफ़ी खुशी होती है यार वो कमेंट पढ़ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग और हो इंडिया में कि सपोर्ट करें टैक्सी वालों को। कि अगर आपको 10 किलोमीटर जाना हो तो आप उसको 1000 रुपये दो, और अगर 3 किलोमीटर जाना हो तो 300 रुपये दिया करो ऑटो वालों को। मतलब जो कमेंट करते हैं लोग वो देते ही होंगे, तो मैं उन लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि यार लोकल लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो दिया करो आप, है ना। 3 किलोमीटर के 300 रुपये से, मतलब ये तो हमने बारगेन करी तब ये 300 रुपये मानना है, तो वरना 500 दिया करो आप लोग, ठीक है। चलो भाई चलते हैं अब अपने होटल में। और भाई आप कहते हो ना पैसों के लिए ये कंप्लेंट करता रहता है, हमेशा कंप्लेंट ही रहती है इसकी पैसों की। भाई हम इस टैक्सी वाले को ना लोकल रेट से पता है कितने पैसे दे रहे हैं? 5 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, 5 टाइम्स मोर पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम थके हुए हैं और हमको जाके रेस्ट करना था, हमने बार्गेनिंग नहीं करी। तो मैं पैसे खर्च करता हूँ तो गिनवाता हूँ। आपको लगता है अरे गिनवा रहा है और रोने लग रहा है, भाई हर चीज़ में जब मैं पैसे गिनवाऊँ ना और कहूँ कि भाई कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो ये मान के चलो 5-6 गुना हम पैसे दे रहे हैं इसको। यार 3 किलोमीटर के 300 रुपये होते हैं क्या? यहाँ पे जो लोकल लोग देते हैं ना उसका मैं प्राइस आपको बता देता हूँ, 25 रुपये पर पर्सन में लोकल बंदा पहुँच जाता है यहाँ पे। तो हम दोनों के 50, 6 गुना हो गए बल्कि, तो चलो 5 गुना मान लो, 5 गुना हम इस टैक्सी वाले को पैसे दे रहे हैं। तो बताऊँ भी ना आप वीडियो में मैं है। चलो भाई थोड़ी सी ज्योग्राफी बता देता हूँ मैं बुर्किना फासो की। जब तक ये देखना 25 की स्पीड पे चला रहा है भाई इतनी मस्त रोड में, मैंने कहा कुछ बता ही दूँ आप लोगों को। तो बुर्किना फासो लोकेटेड है वेस्ट अफ्रीका में। इसके ईस्ट में लगता है भाई निजर, जहाँ से हम अभी आए हैं। इसके वेस्ट में लगता है माली, जहाँ पे हमको जाना था पर टाइम नहीं और वीज़ा नहीं मिला हमको। नीचे इसके साउथ में लगते हैं भाई टोगो, गाना और आइवरी कोस्ट। बेनिन लगता है शायद, बेनिन का मेरे को श्योर नहीं है पर शायद लगता है। तो ये इसकी ज्योग्राफी है बुर्किना फासो की। काफ़ी छोटी कंट्री है ये, आसपास के देशों से कंपेयर करो तो आप। माली कितना बड़ा है, नीजर कितना बड़ा है, बीच में एक छोटी सी कंट्री है बुर्किना फासो। इनको आज़ादी मिली थी 1960 में। 1896 से लेकर 1960 तक इन पे राज करा था फ्रेंच लोगों ने। तो यार फ्रेंच लोग ना 1960 में इन सब देशों को छोड़ के चले गए थे। चैड हो गया, नीजर हो गया, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, जितने भी होंगे हैं सारे फ्रेंच लोग ना। लग रहा है चलाते चलाते। क्या है, धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं कहाँ से भर गया गाड़ी में? सो क्यों गया? धुआं कहाँ से आ रहा है भाजी? अरे भाजी पीछे से धुआं आ रहा है तो गाड़ी में से, भाजी यहाँ से निकल रहा है धुआं। तो क्या हो गया? अरे तो क्या हो गया? क्या आपकी गाड़ी में धुआं निकलेगा चलाते रहोगे? ये चलाता रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। भाजी हाँ यहाँ से निकलने लग रहा है भाई, देखो ये निकलने लग रहा है भाई धुआं। कहाँ है हमारा, कितने किलोमीटर है? ये देखो भाई, बना दे हमको ये। हाँ भाई देखना भाई, मस्त रोड है बिल्कुल चकाचक, उस पे 20 की स्पीड पे जा रहे हैं हम। 20 पे नहीं। भाजी इससे पूछना धुआं बोलना, इसको बोलना स्मोक स्मोक स्मोक। हाँ? ओके ओके। अबे भाई जब तक गाड़ी की जान नहीं निकल जाती भाई ये गाड़ी चलाते। भाई देखो यहाँ से आने लग रहा है धुआं, यहाँ से निकल रहा है, मेन तो इसकी डिक्की में से निकल रहा है भाई, सिर में चढ़ गया। लो भाई पहुँच गए विला बोबो में अपने हम। यहाँ से खुला है या नहीं खुला? ये खुला है। चलो किसी का घर सा है, और इस साइड में यूनिसेफ की बिल्डिंग है, यूएन की कोई बिल्डिंग है। देखो मस्त लग रहा है बाजी ये तो। भाई होटल तो हमने वहाँ पे बुक करा था विला बोबो, और ये हमको पैदल ले चली आंटी। ये क्या मतलब है यार? अफ्रीका में कुछ भी हो सकता है। हेलो। लो भाई एक दूसरे घर में आ गए। ये उससे भी बड़ा है भाई, ये वाला उससे भी अच्छा लग रहा है। मैं सही बताऊं तो यहाँ पे भी पूल है। ये देखो भाई, ये है बुर्किना फासो का मैप। हम लैंड हुए थे ओगादुगू में। यहाँ से भाई हम बस लेके आए। ये बोबो दिलासो आ गया। यहाँ माली लग जाता है, नीचे आइवरी कोस्ट लग जाता है। मतलब माली के बॉर्डर से हम मुश्किल से 110-20 किलोमीटर दूर हैं। चलो भाई भाई आप सुन के हैरान हो जाओगे, यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है और उसके 82 रिव्यूज़ हैं इस छोटे से शहर में। छोटा शहर तो नहीं है, 11 लाख लोग रहते हैं बोबो दिलासो में, और पूरे बुर्किना फासो में
रहते हैं 26 मिलियन, मतलब लगभग 2.5 करोड़ लोग पूरे बुर्किना फासो में रहते हैं। बुर्किना फासो में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं भाई बुर्किनाबे या फिर बुर्किनीज पीपल। जैसे हम इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इंडियन कहते हैं, वैसे इनको बुर्किनाबे या फिर बुर्किनीज कहते हैं। भाई बुर्किना फासो को जब से इंडिपेंडेंस मिली है यहाँ पे तख्ते पलट ही होते रहते हैं। मैं आपको गिनवाता हूँ अब। हाँ, इस तरफ जाना है भाई। 1966 में हुआ, फिर 1980 में हुआ, फिर 1982 में हुआ, फिर 1983 में हुआ, फिर 1987 में हुआ। ये सारे कू अटैम्प्ट से सारे, मतलब तख्ता पलट करने के अटैम्प्ट। और जो अटैम्प्ट 1987 में हुआ ना, उसके बाद जो प्रेसिडेंट आ गए उनकी फ़ोटो और नाम मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। उन्होंने राज किया 1987 से लेकर 2014 तक। बीच में 3-4 बार इलेक्शन भी कराए, 1995 में, 88 में, 7-8 साल के गैप में इलेक्शंस भी कराए। पर लोगों ने बोला कि भाई नहीं, ये सारे अनफेयर इलेक्शंस है, क्योंकि 27 सालों तक उसने राज किया। 2014 में ये बंदा अपना रेजिग्नेशन दिया इसने, ऐसा नहीं कि इसको उठा के फेंक दिया। वैसे मतलब ये हुआ था, पूरे देश में धरना प्रदर्शन सा हुआ था, तो इस बंदे ने प्रेशर में आके रिज़ाइन दे दिया और ये बंदा फिर आइवरी कोस्ट भाग गया। जो इनका प्रेसिडेंट था, मतलब आइवरी कोस्ट भाग गया। जैसे अभी हुआ है ना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे के अपना कहीं और भागी, वैसे यहाँ पे हुआ था 2014 में। और फिर उन्होंने आइवरी कोस्ट की सिटीजनशिप भी ले ली। तो अब वो बुर्किना फासो की सिटीज़न नहीं है, अभी तक जिंदा है, पर उन्होंने आइवरी कोस्ट की सिटीजनशिप ले रखी है। भाई ये देखो, ये मेन रोड है, उस तरफ की सड़क देखो आप एक बार, ठीक है, और इस तरफ की सड़क देखो, मतलब मेन रोड बना रखी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं बना रखा भाई। पर चलो सही है, मेन रोड अच्छी थी तो हम 6 घंटे में पहुंच गए। पाजी कहाँ जा रहे? पाजी ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। Non, il se cherche pour des problèmes sur des sorties, pour le produit. Et c'est toujours le même problème là. Histoire de coût, des venus de la construire. अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि इस रिकॉर्डिंग के बाद हमारे साथ क्या हुआ। अब आपने इस रिकॉर्डिंग में देखा होगा, मैं जब पाजी को बुला रहा हूँ कैमरा ऐसे घुमा के, तो पीछे एक सफ़ेद टी-शर्ट में बंदा बैठा है स्कूटी पे, और फिर पाजी की वीडियो में वो ऐसे आ रहा है। वो बंदा आगे जाके रुकता है, पाजी को कहता है ओए तू वीडियो बना रहा है, ऐसे ऐसे क्या वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो हमने भाई उसको इग्नोर करा, क्योंकि पहली बात आपने देखा होगा पुलिस की ड्रेस में नहीं था, किसी पुलिस के व्हीकल में नहीं था, पर्सनल व्हीकल पे था। ऐसे आपको बहुत सारे लोग टोकते मिलेंगे अफ्रीका में, आप सबको जवाब नहीं देते फिर सकते। अभी खैर मैं बैंकॉक पहुंच चुका हूं, क्योंकि कल मेरा ग्रुप टूर है टोक्यो का, तो बैंकॉक रास्ते में पड़ रहा था, मैंने कहा यहाँ से चले जाएंगे इंडिया जाने की बजाय, मैं यहाँ पे आ गया था। तो भाई फिर उसको हम इग्नोर करके, पाजी कह रहे यार मेरे को चोर सा भी लग रहा है, लेके ना भाग जाए फ़ोन, तो हम उसको इग्नोर करके अपने इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। पर आगे जो रोड आपने देखी होगी, मैंने पहले दिखाई थी ना कि आगे टूटी हुई थी बिल्कुल रोड, तो हमको बिल्कुल अनसेफ सा लगा वो, कि भाई नहीं यार 1 किलोमीटर कैसे चल के जाएंगे, कोई वो लूट लेगा हमको। और इतने में मैंने उस बंदे को देख लिया था, उसने क्या करा, इस तरफ जा रहा था, स्कूटी मोड़ के वापस जाके एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया। मैंने बाजी को बोला कि ये ना किसी को बुलाने गया है। आम बंदा भी तो पुलिस के यहाँ जाके रिपोर्ट कर ही सकता है कि भाई वो बंदा हमारे देश में आके वीडियो बना रहे हैं, कर सकता है रिपोर्ट। तो मैंने कहा यार वो लेके आएगा किसी को पक्का, वो अपने रास्ते जा रहा था, अब किसी और रास्ते चला गया। फिर हम उस रोड से वापस मुड़ लिए, हम वापस मेन रोड की तरफ चलना शुरू कर दिए। इतने में हम देख रहे हैं सामने से वो बंदा आ रहा है, एक पीछे पुलिस वाले को बिठा के, पुलिस वाले के हाथ में AK-47 है, अपनी स्कूटी पे बिठा के लेके आ रहा है और कह रहा है यही दोनों थे। ऑब्वियसली बात है, हम अलग से पहचान में आ ही जाते हैं। फिर भाई हमने कहा पुलिस वाला तो ये ऑफिशियल हो गया, तो हमने कहा हाँ भाई बता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहता तू वीडियो बना रहा था ये वो। हमने कहा नहीं हम तो नहीं बना रहे थे, क्योंकि इतनी देर में हमने क्या करा था ना, जितनी भी वीडियो थी, जो भी वीडियो थी, हमने सेलेक्ट करके 100-200 वीडियो हिडन में डाल दी कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, हिडन में डाल लो इस वीडियो को पहले। फिर भाई वो हमको उसी थाने में ले गया जो हमको दिख रहा था कि जिसमें वो स्कूटी लेके घुसा था अंदर, ठीक है भाई। फिर वहाँ पे जाते हम दोनों के फ़ोन ले लिए, फिर तो हम उनके थाने में आ गए ना, एक तरह फ़ोन ले लिए, पूरी जेब वेब चेक करी क्या है जेब में। मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं निकला, पाजी की जेब में से पर्स निकल गया। फिर पर्स में देख रहा है बंदा, और पाजी के 10-12 कार्ड थे, वो सारे कार्ड देखो कितने सारे कार्ड हैं इसके पास, ये वो हमको रखने पड़ते हैं भाई, हम इतने देश ट्रैवल करते हैं, किस देश में कोई कार्ड चलता है, किसी देश में कोई कार्ड चलता है। फिर फ़ोन ले लिया, अनलॉक करा लिया उसने फ़ोन। अब हम मना नहीं करा, हमने कहा कोऑपरेट करते हैं, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएंगे तो और अकड़ेगा ये।
हमने कोऑपरेट करके फ़ोन खोल दिया। फिर कहता वीडियो दिखा। हमने कहा नहीं बनाई भाई हमने तो सीधा ही बोल दिया, हमने कहा नहीं बनाई भाई हमने, ठीक है। फिर भाई उसके बाद बहुत देर तक देखता रहा। एक क्या हुआ, मेरी पुरानी फ़ोटो इराक में आपने देखा होगा, मैं एक टैंक ग्रेवयार्ड में गया था, वहाँ पे मैंने टैंक के ऊपर बैठ के ना फ़ोटो खिंचवाई थी, जो मिलिट्री का टैंक होता है। तो फिर वो फ़ोटो मिल गई और उसके ऊपर डेट भी लिखी है 16 नवंबर 2020। कह रहा देख ये मिलिट्री का बंदा है, टैंक पे बैठा है, उस पुलिस वाले को दिखा रहा है। फिर वहाँ पे 1-2 पुलिस वाले और आगे बंदूक लेके, ठीक है। ये सब होता रहा। फिर भाई ज़्यादा स्क्रॉल करने लग गया। फिर मेरा गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा भाई पर्सनल फ़ोन है, मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं इस फ़ोन में, कैसे देख सकता है ये। फिर भाई मैंने एक काम करा, मैं उठा, सब लोग तीनों पुलिस वाले ओए बैठ जाओ। मैंने कहा भाई फ़ोन लॉक कर दे, तेरा बॉस आएगा उसको दिखाऊंगा मैं, तेरे को कुछ नहीं दिखा रहा मैं। भाई फिर उसके दे नहीं रहा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसे लॉक सा कर दिया फ़ोन, मतलब हाथ सा लग गया मेरा और लॉक हो गया। फिर मैं कह रहा अब बैठ गया मैं। फिर वो कह रहा अनलॉक कर। मैंने कहा नहीं, जब तेरा पात्रोन आएगा, पात्रोन मतलब बॉस आएगा तब मैं अनलॉक करूँगा फ़ोन। फिर भाई उसने फ़ोन कर दिया, कई जगह फ़ोन कर दिया, फ़ोन पे लगा हुआ है, देखो 2 बंदे ऐसे वीडियो बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बैठे रहे वहाँ पे, बैठे रहे। ये हो गया आधा घंटा हो गया वहाँ पे बैठे। शाम के 5:30 हो चुके थे। फिर भाई एक गाड़ी आई, वो जिसके मतलब जैसे टोयोटा हिलेक्स होती है, पीछे से खाली होती है, जिसमें सैनिक 10-15 बैठ सकते हैं और आगे दो बंदे बैठ सकते हैं, वो वाली गाड़ी आई। हमको लगा बॉस आ गया इनका। निकला एक बंदा जिसके स्टार वटार लगे हुए थे काफ़ी सारे, निकला वो बंदा। उसके बाद एक ड्राइवर था, पीछे बंदे निकले जैकेट वैकेट पहन के आए हुए हैं, बुलेट प्रूफ 2 बड़ी गन लेके आए हुए हैं। आए एकदम से हमको ऐसे दीवार के साथ लगाया, पूरा चेकिंग करी हमारी, ठीक है। दोनों के पास कुछ भी नहीं निकला। मेरे जेब में से वो निकल गई रिमोट, जो बस लेके आए थे ना, उसकी टिकट निकल गई। फिर वो देख रहे हैं, अच्छा होगा दुगु से आए हैं, अभी आए हैं ये वो। फिर भाई क्या हुआ, हमने कहा चल चेकिंग होगी, अभी बात करेगा हमसे। भाई उसने बात नहीं करी, उसने हाथ पीछे करवाए अपने सैनिकों से और हथकड़ी लगा दी भाई हमको। मैंने कहा सीरियस मैटर हो गया। अब हथकड़ी लगाने के बाद उन्होंने हमको डाला उसी जीप में, और जीप में ऐसे नहीं कि भाई इज्जत से बिठाया हो, जीप में नीचे बिठाया, बिल्कुल ऐसे कि मेरे हाथ मूव भी नहीं हो पा रहे थे, मतलब मैं मूव भी नहीं हो पा रहा था, ऐसे क्रिमिनल की तरह हमको लेके गए बिल्कुल शहर के बीचों बीच से 2-3 किलोमीटर अपने पुलिस हेडक्वार्टर्स में। फिर भाई इसके बाद हुआ कि हम पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे और पुलिस वाले बैठे थे, सारे सिविल ड्रेस में थे, सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे। फिर भाई जाते ही हमको पता है क्या करा, रूम में पहुंचे ना हम, कोने में बैठ जाओ, जैसे वो है ना कोना, भाई दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, वो है ना कोना, उस कोने में बैठ जाओ। इतना गंदा पूरा ऑफिस था उनका, पूरे में मिट्टी पड़ी थी, और जो भी और आ रहे थे ना बंदे, उनको ऊपर बेंच पे बिठा रहे थे, खुद भी चेयर पे बैठे थे। हमको ऐसे ज़मीन पे बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ, ठीक है। फिर भाई मेरे को पता ही नहीं चल रहा है यार कौन बॉस है कौन नहीं है, किससे बात करनी है। उन्होंने कह दिया फ़ोन खोल। अब मैं यार 10 पुलिस वाले हैं, मैं उनसे कैसे लड़ता। मैंने भाई अपना फ़ोन खोल के उनको दे दिया। फिर भाई फ़ोन खोल के देने के बाद फिर उसने वही फ़ोटो निकाल ली इराक वाली, सबको वही दिखा रहे, देखो ये मिलिट्री वाला, देखो मिलिट्री वाला है, क्योंकि वो झूठा साबित हो गया उस टाइम, वीडियो मिली नहीं उसको, वो झूठा साबित हो गया, तो वो बार बार वो फ़ोटो दिखाया जा रहा है। हमसे कोई बात नहीं करी उन लोगों ने, कोई भी, मतलब वही छोटे मोटे सवाल पूछ रहे थे कि क्यों आए हो, जैसे हम टूरिस्ट बोल रहे हैं वैसे हंसने लग जाए भाई वो लोग। होते भाई ये मान लो 8 बज गए। फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगे वो लोग, और फिर वो कहता है एक बंदा कि अब आपका ना होटल चेक करके आएंगे जहाँ पे आप रुके हुए। कौन से होटल में रुके हो? तो हमने कहा विला बोबो। तो कहते विला बोबो, किसी पुलिस वाले को विला बोबो नहीं पता। भाई तुम पुलिस वाले किस नाम के हो? टैक्सी वाले ने एक बार में कहते ही छोड़ दिया था हमको विला बोबो। तो फिर हमको बोले बैठो गाड़ी में हमारे साथ चलो तुम विला बोबो। हम विला बोबो लेके गए। विला बोबो का मालिक देख के हैरान कि भाई पुलिस वाले आ गए। तो फिर हमने उसको बोला कि भाई हमको तो पकड़ लिया, ये वो रूम चेक करा, पूरे कपड़े वपड़े जो आपको मैंने दिखाया पूरे इधर उधर पकड़े पड़े हुए थे भाई, कपड़े सारे उन्होंने निकाले बैग में से, जो भी था सब एक एक चीज़ चेक करी। फिर मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, जब उसने अरेस्ट किया ना मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। पर इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती पासपोर्ट ना होना, होटल में होगा यार, बोल दो उनको होटल में ले आ। तो पाजी के पास था। फिर कहता मेरे से तेरा पासपोर्ट क्या है? मैंने कहा ये रहा मेरा पासपोर्ट। तो मैंने पासपोर्ट दिया उसको। फिर हमको दोबारा गाड़ी में डाल के वापस से थाने ले आए। फिर हमको सुनने में आया कि अब भाई हमारी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनको कुछ भी सबूत नहीं मिला। भाई मैं बैठ ही जाऊँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया। काफ़ी लंबी स्टोरी है, क्योंकि हम 24 घंटे लगभग जेल में रहे थे, हिरासत में रहे थे। तो भाई फिर वो हमको वापस ले आए पुलिस स्टेशन। फिर उन्होंने क्या करा, हमको पता चला कि हम रिहाई की प्रक्रिया हमारी शुरू होने वाली है, क्योंकि उनमें से एक बंदा इंग्लिश जो बोल रहा था थोड़ी बहुत, वो कह रहा था अब आप जा सकते हो यहाँ से, बस हमारा बॉस आपका वीज़ा वेरीफाई करेगा। वो भाई इतनी देर से हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा ढूंढ रहे थे, उनको वीज़ा ही नहीं मिल के दे रहा था, क्योंकि भाई हमारे पास ई वीज़ा था, सिर्फ स्टैम्प थी हमारे पासपोर्ट पे। उन्होंने आखिरी में जाके पूछा हमसे आपका बुर्किना का वीज़ा कहाँ पे है?
हमने कहा भाई ई वीज़ा है और फ़ोन में हमारे ई वीज़ा। तो कहता ओ ई वीज़ा है, ऐसे माथा पकड़ के कहता दिखा भाई। फ़ोन दिया उसने हमको 1 मिनट के लिए और फिर हमने उसको क्या कहते हैं ई वीज़ा दिखाया अपना। ये दिखाने के बाद फिर उसने फ़ोटो भेजी और फिर वो सारे बोलने लगे कि हाँ आपके लिए अच्छा है, ये आपके पास वीज़ा है, ये है वो है। मैं कहा भाई 5 घंटे से तुम यही कर रहे थे, पूछ ही लेते हमसे। फिर हमको पता चला कि ये वीज़ा हमारा ओगादुगु में वेरीफाई होएगा, इनके बॉस के पास फ़ोन आएगा और तब हम छूटेंगे, क्योंकि वीज़ा पे लिखा हुआ है साफ साफ कि हम टूरिस्ट हैं, ठीक है भाई। फिर 9:30 बजे हमको उन्होंने हमारा फ़ोन वापस दे दिया कि ये हम अपना फ़ोन लो, हमारा पर्स दे दिया, हमारे पैसे दे दिए जो भी निकाले थे। कुछ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करी, पैसे वैसे गिनवाए 10-15 बार कि हाँ जब भी ले रहे थे हमसे पैसे गिनवा रहे थे, फिर वापस दे रहे थे, गिनवा रहे थे वापस दे रहे थे। जब मेरे को फ़ोन मिला तब मैंने इंडियन एम्बेसी कॉल करा। उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा भाई कि इंडियन एम्बेसी का रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने फ़ोन उठाया या फिर नहीं उठाया, वो तो आपको पता ही है, ज़्यादातर लोगों की नहीं उठाया। फिर अगले दिन इंडियन एम्बेसी ने हमको बुलाया भी, क्या बात करी, तो वो सब मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर भाई इंडियन एम्बेसी ने हमारा फ़ोन फाइनली नहीं उठाया था। फिर भाई 9:30 बजे तक, 9:30 से ये मान लो हमारे पास लगभग 11 बजे तक फ़ोन होगा, या फिर 10 बजे से 11 बजे तक, एग्जैक्ट मेरे को टाइम पता नहीं है भाई। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, मैंने इंडियन एम्बेसी को तब फ़ोन करना शुरू किया जब उन लोगों ने ये बोल दिया कि हमारा बॉस यहाँ से जा चुका है, अब वो सुबह आएगा और आपको रात यहीं पर काटनी पड़ेगी। हमको पहले तो ये डर था कि भाई इस छोटे से कमरे में चेयर है जहाँ पे हम रात कैसे काटेंगे, ना हमने कुछ खा रखा था, ना कुछ पानी पी रखा था। उनसे कम से कम 10 बार रिक्वेस्ट करी होगी, 10 बार, तब वो जाके हमारे लिए 2 बोतल पानी लेके आए थे। खाने की तो आप भूल ही जाओ। फिर हमने कहा अच्छा यहाँ सोना है, फिर हमने कहा यार हमारे लिए खाना तो लेके आ जाओ यार, इंडियन रेस्टोरेंट जो उससे। भाई फिर 1-2 क्रिमिनल और आ गए, वो पागल से होते हैं भाई, बिल्कुल काले ये। 1-2 क्रिमिनल और आ गए, उनमें बिजी हो गए, हमको इग्नोर सही कर दिया। होते होते 10:30 हो गया, मैं इंडियन एम्बेसी को फ़ोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है। होते होते भाई 11 बज गए। 11 बजने के बाद उन्होंने हमारे फ़ोन वापस ले लिए, जो भी थे पैसे वैसे हमसे वापस ले लिए। एक बुक बनाई जिसमें सब कुछ लिखा, इनसे हमने क्या क्या लिया है। हमको एक कमरे में लेके गए, एक सैनिक के पास हमारा फ़ोन वोन सब जमा कराया उन्होंने। फिर हमको लगा कि अभी हमको एक जगह लेके जाएगा जहाँ पे मतलब सोने का प्रबंध होगा हम लोगों का, है ना भाई। लेके गया, वो तो लॉकअप पे लेके चला गया भाई हमको। उसकी लाइट ऑन करी, अंदर 2 क्रिमिनल पड़े हुए थे। उसने कहा यहाँ सोना है। भाई हमने कहा यहाँ क्यों सोएंगे, ये तो क्रिमिनल के लिए लॉकअप है, हमको बाहर ही बिठा के रख तू। कहता नहीं नहीं ये रूल नहीं है हमारा, आपको यहीं सोना पड़ेगा। खैर लॉकअप अंदर से काफ़ी साफ़ था और अंदर एक टॉयलेट भी थी, जो कि हमको अंदर जाके पता चली कि काफ़ी साफ़ थी। जो क्रिमिनल वहाँ पे रुके हुए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा था। वो कहते हैं नहीं आपको इसके अंदर ही सोना पड़ेगा, हमारा बॉस सुबह 7 बजे आएगा। तो मैंने ना इंडियन एम्बेसी को व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर रखे थे कि हम यहाँ पे फंस गए हैं, प्लीज़ अगर आप सुबह देखो मैसेज तो हमारी मदद कर देना। भाई हम क्या कर सकते थे यार, हमने बोला ठीक है लॉकअप में सो जाते हैं यार, अब और क्या कर सकते हैं भाई। उसने 2 ताले थे बड़े बड़े लगे हुए थे, दोनों खुलवाए, एक सैनिक को जगाया नींद से, उसको खुलवाए दोनों ताले, हमको अंदर भेजा। ना कोई चद्दर दी, ना कोई कंबल दिया, गद्दा वद्दा तो आप भूल ही जाओ। फर्श था, जैसे ये फर्श है ऐसे फर्श था। तो जो अंदर 2 बंदे पड़े हुए थे पहले से, उनमें से एक बंदे ने हमको चद्दर दी और बोला कि इस चद्दर को बिछा लो और तुम दोनों इस पे सो जाओ। डबल बेड की चद्दर थी, हमने चद्दर बिछाई, 2 बोतल पानी की थी हमारे पास, वो हम लेके चले गए अंदर और हम उस पर सो गए भाई। हमने कहा अब क्या कर सकते हैं यार, जब सुबह होएगी अब तभी देख सकते हैं, अब तो ये कुछ हमारी सुनवाई करेंगे नहीं जब तक बॉस आएगा नहीं। भाई होते होते सुबह हो गई, सुबह के बज गए 7। हमारी आस जागी कि अब बॉस आएगा, वीज़ा तुरंत वेरीफाई होएगा एयरपोर्ट से और हम यहाँ से बाहर। भाई 7 बज गए, 7:30 बज गए। जितने भी वहाँ पे सैनिक थे सबकी शिफ्ट चेंज हो गई, नए सैनिक आ गए, कोई इंग्लिश नहीं बोलता। फिर 8 बजे के लगभग एक बंदा आया, हमारा नाम बोला, हमने कहा यस, और दोनों जो बंदे थे उनका नाम भी बोला, और वो अटेंडेंस रजिस्टर पे अटेंडेंस लेके चला गया। हमारा भाई लॉकअप के रजिस्टर में नाम लिख रखा था उन लोगों ने, अटेंडेंस भी लेके चला गया वो बंदा। हमने कहा ये तो इन्होंने मामला ही गलत कर रखा है, हमारा कैसे अरेस्ट के नाम में लिख सकते हो तुम अटेंडेंस रजिस्टर पे, पर इनका लोग कौन समझाए भाई। फिर भाई उसके बाद टाइम हो गया लगभग 8:30 हो गए। हमने कहा भाई बॉस कब आएगा, बॉस कब आएगा। उनसे जितनी फ्रेंच आती थी हमने कहा पात्रोन कब, इग्नोर करके जाते रहे। एक बंदा आया 9 बजे, कहता 9:30 तक आएगा, 9:30 हो गए। फिर 10 बज गए भाई। 10 बजे जितने भी सैनिक थे हमारा मजाक उड़ा रहे थे वहाँ पे खड़े खड़े, और पता है क्या बोल रहे थे, पात्रोन तो मंडे को आएगा। और उस दिन सैटरडे था भाई, हम फ्राइडे नाइट को लॉकअप में बंद हुए थे और उस दिन सैटरडे था, और वो कह रहा मंडे को आएगा, और हमको यकीन भी हो गया।
आ सकता है भाई, मंडे को भी आ सकता है, वो तो उसकी मर्जी है। फिर भाई हमारे बिल्कुल हौसले टूट गए, हमने कहा अब कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारे लिए गेट भी नहीं खोल रहे, हम चिल्ला रहे हैं कि हम क्रिमिनल नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है, हम ऐसे जो भी आता है ना हम कहते हैं वी आर नॉट क्रिमिनल, टेक अस आउट, उस रूम में बिठा दो हमको भाई, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा हमको, ऐसे लॉकअप में से ऐसे करके देखना पड़ रहा है कि बॉस आया या फिर नहीं आया। भाई ये सब हुआ, ठीक है, होते होते भाई 11 साढ़े 11 हो गए, 2 बंदे आए, फिर हमको लॉकअप से बाहर निकाला, एक कमरे में ले गए जिस कमरे में हम पहले नहीं गए थे, वहाँ पे जाके फिर वही, अरे हाँ ये तो बात बतानी भूल ही गया मैं, रात को हमारे फ़ोटो खींची, इस साइड करो मुंह, इस साइड करो, सीधा करो, ये करो, 10 फिंगर की फिंगरप्रिंट ली, जो मैंने वीडियो भी डाल ली है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि यार लोग यकीन नहीं करते कि आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, तो मैंने थोड़ा चुपके रिकॉर्ड कर ली, फिर उसको हिडन में डालता रहा मैं। तो ये रात को फिंगरप्रिंट ले ले, फिर सुबह उठ के सेम सवाल दोबारा, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, क्या करने आए हो यहाँ पे, हम एक ही बात पढ़े रहे कि बोबो दिलासू में हम मस्जिद विजिट करने आए जो यहाँ की फेमस मॉस्क है। तो कहता अच्छा, फिर उसने दोबारा हमारे 10 फिंगरप्रिंट लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। भाई ये सब होने के बाद हमको लगा अब कार्रवाई ख़त्म हो गई या फिर किसी का फ़ोन आ चुका है। इतने में भाई उसने कहा यार वेट करो, किसी व्हाट्सएप पे बात करे जा रहा है, करे ही जा रहा है। फिर उसने फ़ोन पे भी बात करी, फिर उसको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, तो उसने कहा वापस लॉकअप, भाई वापस लॉकअप में डाल दिया। पर हमारी थोड़ी उम्मीद जगी कि भाई अब हम छूट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कम से कम कार्रवाई आगे तो बढ़ाई। भाई होते होते मान लो 1 बज गया होगा, धूप हो गई, गर्मी हो रही है लॉकअप में, उन सबसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमको ये था भाई निकलेंगे कब हम यहाँ से। फिर 1 बजे 2 बंदे वो वापस आते हैं और 2-3 सैनिक आते हैं, ताला वाला खोलते हैं, कहते हैं अब आप जाने के लिए रेडी हो और आपकी सारी कार्रवाई हो गई है, हमने सब जांच पड़ताल जो करनी थी कर ली है। 1 बजे फिर हमको उस पहले वाले कमरे में लेके गए जहाँ पे कोने में हमको बिठा दिया था। कोने में तो हम बैठे रहे होंगे यार, ये मान लो उस रात में 3-4 घंटे हम कोने में बिल्कुल मुजरिमों की तरह बैठे थे। तो फिर उन्होंने लगभग 1:30 बजे करीब जब बाहर निकाला, 1:30 बजे करीब हमको फ़ोन दिया और फिर हमको 3-4 सैनिक पकड़ के उस मस्जिद पे छोड़ के आए कि अब आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी भाई कहानी। अब आप कहोगे यार मैंने बहुत आरामदायक शब्दों में बता दिया आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ, क्या है लॉकअप में ही तो डाला होगा। यार ऐसा देश जहाँ पे अभी मिलिट्री का रूल है, जहाँ पे आपकी कोई भाषा बोलता नहीं है, जहाँ पे आपको एक तरह से फॉरेनर की तरह ट्रीट, क्या फॉरेनर ही हो आप, वहाँ पे करा जा रहा है, आपका कोई वकील नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया में भाई जब लॉकअप में पुलिस डाल देती है, लोग जब डर जाते हैं उसके फैमिली वाले। मैं तो कहाँ बुर्किना फासो जैसे देश में था यार, अमेरिका में डाल रहा हूँ, यूरोप में डाल रहा हूँ, समझ में आता है कि वहाँ पे कार्रवाई होती है। बुर्किना फासो जैसे देश में हूँ मैं, वहाँ पे हमको लॉकअप में पटक दिया बिना किसी चार्जेस के, बिना कि हमसे तो बात ही नहीं करी यार, हमसे तो 4 ही सवाल पूछ रहे थे वो, बस क्या बना रहे थे, क्या करने आए हो, क्या बना रहे थे, बोबो क्यों आए हो, क्या बना रहे थे, क्यों आए हो, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, बस इन 4 सवालों के अलावा भाई उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। छोड़ते वक्त एक सवाल और पूछा था कि आपका यहाँ नंबर बताओ बुर्किना। मैंने कहा नंबर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने उनको बोला था हम वीडियो नहीं बना रहे थे, हम वीडियो कॉल कर रहे थे किसी को। तो कहता अच्छा तो आपके पास नंबर नहीं है, तो आपने नेट कैसे चला लिया। मैंने कहा रोमिंग पैक है। तो कहता हाँ ये पॉसिबल है। तो उसको बात थोड़ी सच लगी, तो हम भाई छूट गए। अब इंडियन एम्बेसी का क्या हाथ रहा इस चीज़ में। और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ऐसे देश में जाता क्यों है, मरने जाते हो क्या ऐसे देशों में। भाई पहले तो मिशन है कि 197 कंट्री जानी। आप कहोगे भाई मिशन के लिए तू क्या मर जाएगा जाके। भाई हम ऐसे देशों में जाते हैं 1 या फिर 2 दिनों के लिए, और सिर्फ कैपिटल सिटी जाते हैं। बुर्किना फासो में हम दूसरी मेन सिटी गए थे सिर्फ मस्जिद विजिट करने। और आते हैं टूरिस्ट, गोरे टूरिस्ट आज भी आते हैं इन देशों में, ऐसा नहीं कि आना बंद कर दिया उन लोगों ने। पर हमारे लोगों को ये है कि जाना है तो भाई यूरोप अमेरिका जाओ, उसके अलावा कहीं जाओ ही मत। हमारे लोगों के ना माइंड में ये बैठा हुआ है कि आप जा रहे हो तो यूरोप अमेरिका थाईलैंड टोक्यो जापान चले जाओ, पर आप ऐसे देशों में क्यों जा रहे हो। बल्कि गोरे इन देशों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको एडवेंचर करना है, और उनके एम्बेसी साथ भी देते हैं, उनके बंदे भी साथ देते हैं कि हाँ भाई बढ़िया एडवेंचर करके आया है। पर हमारे लोगों का यही है कि इसको ना सबक मिलना चाहिए, इसको सबक मिलना चाहिए, इसके साथ अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ। भाई हो सकता है आपको थाईलैंड में भी लॉकअप में पटक दें, यहाँ के रूल भी बहुत सख्त हैं कि आपको लग रहा हो कि थाईलैंड में लॉकअप में नहीं पटक सकते। यहाँ पे आप नोट के ऊपर एक बार पैर रख के देख लो, जो राजा छपा हुआ है, इनकी फोटो, राजा की फ़ोटो छपी है, नोट के ऊपर पैर रख के देख लो, कोई बदतमीज़ी करके देख लो, यहाँ पे भी आपको लॉकअप में फेंक देंगे। तो उस टाइम पे भाई आपके लोगों का सपोर्ट और आपकी इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, और हम किसी को बता भी नहीं पाए थे कि हमको ले गए हैं।
लॉकअप में। ना पेरेंट्स को पता था। मेरे इंडियन एम्बेसी ने तो, वो तो अगली वीडियो में बताऊंगा आपने क्या कदम उठाया, उनका रिप्लाई भी क्या था। तो ऐसा नहीं होता भाई कि हर चीज़ में कि बंदे को सबक। हम बिल्कुल भाई सेफली ट्रैवल करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा सेफली ट्रैवल करता हूँ सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स में। नॉर्थ कोरिया गया टूर लिया, सीरिया गया टूर लिया, कुर्दिस्तान गया टूर लिया, और वेनेजुएला गया भी एंजल फॉल्स का टूर लिया। तो जहाँ पे भी अनसेफ्टी होती है ना, वहाँ पे हम टूर ले लेते हैं। अभी सिर्फ हमको कैपिटल सिटी विजिट करनी थी। सारे देशों की हमने जितने भी गए हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटी गए हैं, उसके अलावा हम कहीं नहीं गए, क्योंकि हमको पता है सेफ़ नहीं है ये देश। और बिल्कुल सेफ्टी के साथ हम वीडियो बनाते हैं। लोकल इंटरेक्शन में इसलिए नहीं करता, उसमें ज़्यादा कैमरा नोटिस होता है। अभी हमारी किस्मत ऐसी थी कि भाई उसमें पीछे से देख लिया, अरे क्या बनाने लग रहे हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मैं बात बोलना चाहूँगा कि मैंने ट्विटर पे नया अकाउंट बनाया हुआ है बिल्कुल, और मेरे उस ट्वीट के शायद 2000 रीट्वीट्स कर दिए लोगों ने। जयशंकर जी को टैग करते हुए, इंडियन एम्बेसी को टैग करते 2000 से ज़्यादा रीट्वीट्स कर दिए। और मेरी स्टोरी पता नहीं किस किस बंदे ने शेयर करी, कवर करी, न्यूज़ चैनलों ने कवर करी, जो यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल उन्होंने कवर करी। तो ये सपोर्ट होता है। ये नहीं होता कि भाई तू तो गलत कर ही रहा था, तेरे साथ तो ये होना ही था, तेरे को तो मरना ही था। ये क्या मतलब होता है भाई? आपके साथ भी हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। सिंगापुर में च्युइंगम ले जाना बैन है, आप सोचो गलती से ले गए और आपको लॉकअप में पटक दिया और आपकी सुनवाई ना हो, फिर क्या कहूँ मैं भाई कि तेरे साथ तो होना ही चाहिए था, ये तेरे साथ तो ये सही हुआ। ऐसे नहीं होता भाई। लोगों को अपना सपोर्ट करना पड़ेगा। और मतलब एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स को पता होता कि हम वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं। इंडियन एम्बेसी से मिल के भी आया अगले दिन, वहाँ पे उनका जितना भी स्टाफ था सबसे मिल के आया मैं और पाजी दोनों गए थे। तो उनका क्या रिप्लाई था कि हमारी मदद क्यों नहीं करी, हमारा फ़ोन भी क्यों नहीं उठाया, वो सब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। मेरा गला बैठ गया। वर्स्ट 24 आवर्स ऑफ माई लाइफ थे भाई वो, जब हमको पुलिस वालों ने उठाया। ऐसा किसी के साथ ना हो ट्रैवलिंग में। जो तालिबान वगैरह जाते हैं और तालिबान उनको किडनैप करके रख लेता है इंडियंस को, वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मैं सच बताऊँ, बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि तालिबान एक तो हिंदी बोलते हैं, इंडिया की रेपुटेशन इतनी अच्छी है, और उनको पता है व्लॉगिंग करने आया है, बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करने जाते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत भी नहीं है और वो छोड़ भी देते हैं। अभी जो ज़्यादातर लोग वीडियो डालते हैं ना, अरेस्टेड बाय तालिबान, अरेस्टेड बाय तालिबान, वो तो कई यूट्यूबर्स होते हैं होना चाहते होते हैं अरेस्ट, कि भाई हमको कंटेंट मिल जाए। पर हम बिल्कुल नहीं अरेस्ट होना चाहते थे। एक बार आँख खोलता था ना मैं, मतलब जैसे ऐसे आँख लग गई 5-10 सेकंड के लिए, और आँख खोलता था तो मेरे को यकीन नहीं होता था कि मैं थाने में बैठा हूँ, या फिर मैं जब लॉकअप में बंद था ऐसे आँख खोलता था, मेरे को यकीन नहीं होता था कि भाई मैं लॉकअप में पड़ा हुआ हूँ और मेरे को लॉकअप में दूसरे देश में बंद कर दिया। हम दोनों को यकीन नहीं होता था। ज़मीन पे पड़े थे वहाँ पे भाई 24 घंटे के लिए। तो ऐसा ना होए किसी के साथ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कहानी बता दूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। पूरी रात हमने खाना नहीं खाया भाई, पूरी रात। सुबह जाके हमको 4 केले दिए, वो भी हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, 1.5-2 घंटे बाद वो केले लेके आया। हमको लगा भाई अब तो पूरी दिन ही पड़ा रहना पड़ेगा मंडे तक, तो केले तो मंगाए। तो 4 केले लेके आए थे पाजी, और मैंने 2-2 केले खाए थे। खाना तो आप भूल ही जाओ। तो बिना खाने के पानी हमारी रिक्वेस्ट के बाद आया, बेड वेड तो भूल जाओ आप। तो ये था भाई बुर्किना फासो में अरेस्ट होने का एक्सपीरियंस। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस ठीक है भाई, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मेरे को लगा आपको पहले बता देना चाहिए, इन देशों में ऐसा हो सकता है। हम बिल्कुल रेडी थे, पर ऐसा हो जाएगा कि हमको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो पता चल गया कि ये भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल देश हैं ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई भी विज़िट मत करो। हाँ, अगर किसी का मिशन है तो भाई ज़रूर जाके विज़िट करो, बट बी कॉशियस। वीडियो वगैरह बनाने में कॉशियस रहना। मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ, इसलिए मैं लोकल से इंटरेक्ट नहीं करता। इन जैसे देशों में कोई भी लोकल जाके आपकी रिपोर्ट कर सकता है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मेरे को पता है यार, बहुत सारे लोगों ना मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा, और शायद अभी 3-4 दिन हो चुके हैं उस बात को, तो मेरा दर्द भी कम हो गया होगा। तुरंत जेल से निकल के मैं बना भी नहीं सकता था वीडियो, क्योंकि मैं उस टाइम बुर्किना फासो में 2 दिन और था, नहीं बना सकता था मैं। अभी थाईलैंड पहुंचा और मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं दर्द अपना पूरा जाहिर भी नहीं कर पाया हूँगा। किस हालात से गुजरे मैं और पाजी, हम जाहिर भी नहीं कर पाएंगे। और हम जाहिर नहीं कर पा रहे तो आप में से ज़्यादातर लोग समझ भी नहीं पाए होंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। समझ पाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। और इंडियन एम्बेसी का रिस्पांस भी आ चुका है आप लोगों की वजह से, वो अगली वीडियो में बता भी दूंगा क्या रिस्पांस आया क्या नहीं आया। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए और समझने के लिए। और जो लोग कहते हैं भाई ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों के साथ,
भाई सोचो आप लोगों के साथ हो गया ऐसा और आपकी गलती भी ना हुई तो एटलीस्ट कोई आपके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपका थिंकिंग यही रहेगा कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए तो आपके बुरे टाइम में ना आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। मेरे साथ फिर भी मेरे थोड़े बहुत चाहने वाले खड़े हो जाएंगे, पर आपके साथ कौन खड़ा होगा। तो वो थिंकिंग निकाल के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई फंसता है इस सिचुएशन में, जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके और वो बंदा बच जाए तो अच्छी बात है। जैसे बच गया मैं, किस्मत अच्छी थी, कर्म अच्छे कर रखे होंगे भाई कि हमको विदिन 24 आवर्स छोड़ दिया। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।